इस बार सीमांचल इलाके में सबसे ज़्यादा 24 सीट जीतेंगे MIM। जब मोदी जी जब चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री हो सकता है तो हम मजदूर आदमी क्यों नहीं विधायक बन सकते। पार्लियामेंट में कोई भी बात होती है जिसमें मुसलमानों को हस्तक्षेप करना चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून बन रहा है, वह सब MP खामोश रहते हैं। क्यों खामोश रहते हैं? अगर उस मर्द मुजाहिद अगर कोई बोलने वाले हैं इसके खिलाफ तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं और उन्हीं को लोग कहते हैं कि ये बीजेपी टीम। भाई नीतीश कुमार तो उनके गोद में बैठे हुए, वो तो बीजेपी टीम है, वो तो बीजेपी का काम करता है, आप उनका बीजेपी नहीं कहते हैं। किशनगंज में इस समय हम मौजूद हैं, जो पीपला चौक के नाम से ये जगह जानी जाती है। लगातार लोगों से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और लोगों के मन की बात आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपला चौक पे इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ लोग सब्जी बेचते हैं और यहाँ से लोग सब्जी खरीदते हैं। कई लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। डेली का यही रूटीन है, क्योंकि आमतौर से इनके पास सभी तरह के लोग आते हैं और हर किसी इंसान से आपको मिलाने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्या माहौल है चुनाव को, कैसी बात कर रहे हैं? इस बार सीमांचल इलाके में सबसे ज़्यादा 24 सीट जीतेंगे MIM। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ मुख्यमंत्री बना रहे नीतीश कुमार को और आप कह रहे 24 सीटें? जी सर, बिल्कुल। नीतीश कुमार को बहुत 15-20 साल तक हम लोगों ने देख लिया। लोग बदलाव चाहते हैं और MIM की सरकार बिल्कुल फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है इस बार। क्या बात कर रहे हैं यार, कम सीटों पर तो चुनाव वो लड़ते हैं, सरकार कैसे बनेगी? वो इतिहास आपको मालूम होगा सर, आप मीडिया बंधु हैं, आप हमसे लाख बेहतर जानते हैं। जब आपका इसमें आपका क्या बोल रहा है वो झारखंड में जब एक चुनाव हुआ था तो एक ही बंदा निर्दलीय लड़कर चुनाव जीता था और वही एक सीट जीत करके वो मुख्यमंत्री बनने का काम किया था सर। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल। मतलब ये कहाँ से आती है आपके पास, कोई बताता है आपको? नहीं सर, कोई नहीं बताता। मैं खुद देखता हूँ, न्यूज़ भी देखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सियासी तौर पर मैं आ रहा हूँ आगे। जी तो आपको लगता है कि जैसा वहाँ हुआ यहाँ भी ऐसा ही होगा? जी इंशाल्लाह जरूर होंगे। किसी का भी सरकार बने बिहार में बगैर MIM के समर्थन के बगैर किसी का सरकार नहीं बनेगा। क्या बात कर रहे हैं? ये लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, JDU की बात कर रहे हैं। ये लोग नहीं समझ पाए सर, ये लोग नादान हैं, इसलिए लोग अंधभक्त की तरह बोल रहे हैं सर। जो समझदार हैं वो MIM की तरफ आ रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ है, सड़कें बहुत अच्छी बनी। कहाँ विकास हुआ सर? जो कह रहे हैं उससे पूछिए आप कि विकास कहाँ हुआ है, किस तरह से काम हुआ, काम उनसे गिनाइए ना सर। अभी ट्रैक्टर वाले बंधु सब बोल रहे थे कि हर रोज माइनिंग वाला ट्रैक्टर पकड़ रहा था। वो लोग जो लोग बयान दिया हमसे पहले, वो लोग से बोलने के लिए बोल रहा था सर। कहाँ बोला सर? ये लोगों ने तो नहीं बोला। और दूसरी बात बोल रहा कि 2-4 सीट लेकर क्या करेंगे ओवैसी साहब। मैं उन लोगों से मैं मुखातिब होकर कह देना चाहता हूँ कि वही ओवैसी साहब एक सीट के 543 पे वो अकेले भारी थे संसद में। और वही ओवैसी साहब जब हैदराबाद से जीत करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब गए तो वही एक सीट ने हमको बताया कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा क्या है। वही एक सीट ने हमको बताया कि NRC का मुद्दा क्या है। वही एक सीट ने हमको बताया कि CA का मुद्दा क्या है। वही एक सीट ने हमको बताया कि वक्फ का कानून क्या है। और ये लोग कह रहे हैं कि 2-4 सीट लेकर क्या करेंगे। शेरे बिहार में बीजेपी की सरकार है लेकिन 243 पे अख्तर ईमान साहब अकेले भारी पड़ गए हैं। तो क्या बताएंगे सर? यहाँ के लोग कह रहे हैं कि JDU का समर्थन वो कर रहे हैं। वक्फ बिल की अभी जो बिल पास हुआ था उसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम तो JDU के साथ हैं। जो कह रहे हैं सर वो उसके अंदर समझ नहीं आया सर, उसको समझने में थोड़ी कमी है। इंशाल्लाह मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा उन लोगों को समझाने की और इंशाल्लाह वो लोग सब MIM में आएंगे। जितने भी दावे किए हैं सब पतंग में आएंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है इस्माइल। इस्माइल, क्या लग रहा है कैसे लोग बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर? हम किसी का बात नहीं सुनते हैं, बस पतंग छाप यहाँ पे आएगा। क्या बात कर रहे हैं, कैसे आएगा? वोट देंगे जब तो आएगा। लेकिन वोट तो आपने पिछली बार भी दिया था, 20 में भी। सब में मौका देना चाहिए। होता है किसी का मिस्टेक हो जाता है। इस बार हम लोग पतंग छाप को यहाँ पे MIM साहब को लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे जब आपके सामने RJD है, आपके सामने JDU है और कांग्रेस है, तो फिर क्यों जरूरत पड़ी है? सर इसमें पिछले 15 साल से है ना सर, 15 साल देख लिए, 15 साल 20 साल है ये। लेकिन इस बार MIM को लेकर आना है तो लेकर आना है। मतलब इसके पीछे का वजह तो कुछ होगी, कारण तो कुछ होगा। कोई वजह नहीं है, बस बदलाव चाहते हैं कानून में। क्या JDU की सरकार में बदलाव नहीं हुआ है? बदलाव हुआ है, जो भी बदलाव हुआ देख लेना कितना बदलाव हुआ है नहीं हुआ है। अब पतंग छाप को MIM साहब को लेकर आएंगे
एमएम साहब को लेकर आएंगे, देखते हैं 5 साल फिर इसके लिए इसको भी मौका देना चाहिए, इस बार मौका देंगे। तो लग रहा है आपको कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो जीत पाएंगे, सीट निकाल पाएंगे? 100% जीतेगा, 100%। आपके पास जो लोग खड़े हैं इनमें से ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हम जेडीयू के साथ में हैं। कहने दे, हमारा अपना वोट है भाई, हम अपना दम पर बोलेंगे ना, जब एमआईएम को वोट देंगे एमआईएम जीतेगा, हम अपना वोट का ही गारंटी लेंगे, किसी का वोट का गारंटी नहीं लेंगे। तेजस्वी यादव एमआईएम को साथ नहीं ले रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे चुनाव? वो तो जीत नहीं पाएंगे फिर। कुछ भी हो जाए, अगर 5 सीट लेकर आते हैं फिर भी उसी को देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इधर का वोट उधर जाए, वोट चाहे एमएलए इधर चले जाए उधर चले जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन एमआईएम को हम लोग चाहिए। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ? हयात अली। थोड़ा सा आगे हो जाए, रास्ता थोड़ा छोड़ दीजिए। क्या चुनाव का माहौल क्या है? जितना भी आदमी है, कोई इधर है कोई उधर है, सब इधर उधर है। आपका किधर है? हम तो निर्दलीय उम्मीदवार, हम खुद बनेंगे इस बार। क्या बात कर रहे हैं? जब मोदी जी जब चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री हो सकता है तो हम मजदूर आदमी क्यों नहीं विधायक बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं भाई, कौन मना कर रहा है? लोकतंत्र में की यही तो खूबसूरती है। तो भावी प्रत्याशी कहूँ फिर आपको? हम खुद प्रत्याशी होंगे। हाँ वही तो हम कह रहे हैं भाई, भावी प्रत्याशी हमारे बीच में, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। कोई ऐसा मुद्दा बताए जो आरजेडी, जेडीयू, प्रशांत किशोर या ओवैसी की पार्टी इनके पास नहीं है और आप उस पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं किसी का खिलाफ मैं भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुद इस बार ये नॉमिनेशन करूँगा, मैं खुद एमएलए प्रत्याशी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा मुद्दा कौन सा आपके पास है जो उनके पास नहीं आपके पास है? मैं विकास का मुद्दा लेकर लड़ूंगा। विकास से अलग स्कूल, कॉलेज, रोड। चलिए, तो यहाँ के लोग जो खड़े हैं वो सब आरजेडी, जेडीयू और नीतीश की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सब नीतीश, झारखंड नीतीश। हाँ, हाथी चले बाजार और कुत्ता भोगे हजार, कुछ नहीं होगा भोंकने से, चिल्ला से कुछ नहीं होता है। सब नीतीश सरकार बनेगा, सरकार उसी का बनेगा। अच्छा, क्यों बनेगा, क्या वजह है इसके पीछे? अच्छा किया है, बिजली घर घर पहुँचाया है, पैखाना रूम दिया है सबको, कॉलोनी दिया, सब कुछ दिया, और क्या देगा नीतीश? ठीक है। अच्छा, युवा बना दिया, देखिए तो रोड कितना चकाचक। भाई थोड़ा रोड दिखाओ, देखिए तो रोड यहाँ से एकदम चकचका घूम हो जा रहा है बैग वाला। और क्या चाहिए? थोड़ी खाना पका के देगा आदमी। हाँ, चकाचक कर दिया, देखिए। थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए पीछे। हाँ, यही रोड से थोड़ा आगे जाइएगा तो देख लीजिएगा रोड की स्थिति क्या है। वो लोग सही नहीं है, सब भ्रष्टाचार है, सब आप चले जाइए, आपको हम 2 कदम आगे जा करके दिखाएंगे, 50 कदम सब टूटा फूटा बिखरे हुए हैं। आदमी जाते हैं टोटल, कभी पलटी हो जाते हैं, कभी ट्रैक्टर पलटी कर जाते हैं। ये आकर के ये सड़क बात थोड़ा दिखा दे, बोले ये बोले नीतीश कुमार अच्छा है। नीतीश कुमार अच्छा नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आगे चलेंगे तो तो ये आपके 100 बात का एक बात, हाथी चले बाजार, कुत्ता भोगे हजार। मोहम्मद गुफरान रिजा। गुफरान, क्या कह रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, लोगों का सबका अलग अलग अपना राय है और मुझे इस बात का खुशी हुआ कि कम से कम नौजवान बढ़ चढ़ के राजनीतिक में आया है। आज अगर राजनीतिक में आया तो कल उसको सच्चाई जरूर पता मिलेगा। इस चीज़ का मुझे खुशी है कि नौजवान बढ़ के कम से कम ये राजनीतिक सत्ता में आया है। आज वो वक्त का चश्मा पहना हुआ है, कल जरूर उसका चश्मा उतरेगा। मैंने बहुत साथियों से सुना कि नीतीश कुमार, मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार एक राज्य के मुखिया है और राज्य के मुखिया है, राज्य का मुखिया है। लोगों ने कहा कि ये रोड बनाना, ये मैं उन्होंने से पूछना चाहता हूं, क्या ये रोड बनाना विकास है? रोड सिर्फ रोड ही बना देना अगर विकास होता तो कोई भी मंत्री आएगा, कोई भी नेता आएगा, रोड बना देगा। भाई रोजगार की बात कहाँ हो रही है? बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, हर साल लाखों की तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार कहाँ नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे राज्य से लोग पलायन कर रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि बिहार में स्वास्थ्य का मामला इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि सरकार कब ध्यान देगी? इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार है ना जिन्होंने 2015 में कहा था कि मैं मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा की गोद में नहीं बैठूंगा। आज वही नीतीश कुमार जाके भाजपा की गोद में बैठा हुआ है और वही भाजपा हिंदुस्तान में नफरतों के आग लगा के रखा है। हर जगह कहीं ना कहीं जहाँ दंगा हो रहा है, ये हर जगह भाजपा करवाने वाली। अभी आप यूपी के फतेहपुर सीकरी का मामला देख लीजिए, कुछ 2 महीने पहले जाके वो मकबरा को तोड़ दिया। ये किसी ने तोड़ा? वही ना जिसके गोद में नीतीश कुमार जाके बैठा है, जिसके गोद में नीतीश कुमार बैठा है, उसी का मोदी का ही आदमी जाके तोड़ा ना, वही बजरंग दल आरएसएस तोड़ा। तो ये लोग मिलके देश में नफरतों का राज जो बीज जो बोया है, अब इन चीजों को ये लोग ज्यादा तब्दील कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार नहीं चल पा रहा है।
वो दूसरे के कंधे पे रख के अपना गोली का इस्तेमाल करता है, नहीं चल पा रहा नीतीश कुमार। अब हाल ही में देख लीजिए मामला, वक्फ बोर्ड में नीतीश कुमार से ये किया, समर्थन दिया। भाई जब वक्फ बोर्ड में आप मुसलमानों की हक के लिए अब वो आवाज़ नहीं उठा रहे और मुसलमान कह रहे कि नीतीश कुमार अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं कि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में मुस्लिम आबादी 18% है। भाई कितने परसेंट को नौकरी दे रहे हैं आप? अभी 2012-13 का मामला देखिए, टीटी का मामला है, अभी तक उर्दू शिक्षक को बहाली नहीं किया नीतीश कुमार। ये तो मुसलमानों के साथ सोतरा व्यापार कर रहा है ना। लोगों को समझने की जरूरत है, सिर्फ हमें रोटी और भात मिलने से मेरा विकास नहीं है, मेरा अधिकार मिलना चाहिए हमें। और महागठबंधन चिल्ला रहे, महागठबंधन लोग, मैं महागठबंधन से कहना चाहूंगा कि आप अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 2020 की विधानसभा चुनाव में आपने कितने मुस्लिम उम्मीदवार को दिए? आपने कितने मुस्लिम उम्मीदवार को दिए? भाई ये तो सब कोई मुसलमानों का वोट लेके मुसलमान को टोपी पहना रहा है, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। और मुसलमान इस बात से कोई खुशी है कि भाई हमको खाने के लिए मिल रहा है, हमको चलने के लिए रोड मिल रहा है। भाई आपसे अधिकार छीन रहा है। आप अगर वक्फ बोर्ड का ये जो मामला है अगर सरकार अपने पक्ष में पूरा से ले रहा है तो आज ये कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह सब धीरे धीरे तोड़े जाएंगे, कोई नहीं होगा उसमें बोलने वाले। लेकिन ये सब कोई खामोश बैठा हुआ, सिर्फ उसे इस चीज़ का खुशी है कि हमको खाना मिल रहा है, रोटी मिल रहा है, कोटा से हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है। मैं तो सरकार से कहता हूँ कि 5 किलो अनाज बंद कर दीजिए, आप राशन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप ये राशन दे के आप अपने इसे हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप। अभी पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर कांग्रेस या दूसरी पार्टी की सरकार होती तो ये राशन जो आपको मिल रहा है ये ना मिलता। तो बीजेपी की तरफ से आपको राशन मिल रहा है? ये बीजेपी की तरफ से राशन नहीं है, ये राशन पहले से है। ये नहीं कि 2014 के बाद बीजेपी ईजाद किया कि भाई 5 किलो अनाज दो, ये ईजाद पहले से है, पहले से होके आ रहा है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि आप इनको बंद कर दिए ना राशन। ये 5 किलो दे के आप विकलांग बना दिए लोगों को विकलांग बना दिया। 5 किलो, इस 5 किलो अनाज को आप बंद कीजिए। अगर करना है तो पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवस्था बढ़िया कीजिए। अगर करना है तो स्कूलों के शिक्षा के इसमें ये नहीं चाहिए 5 किलो अनाज। लोगों को रोजगार दीजिए। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 करोड़ रोजगार चलेगा ना, साथ में नीतीश कुमार भी चलेगा। कितने को रोजगार दिए? भाई बिहार के लोग बाहर के राज्य में जाके खट रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को सिर्फ फिक्र नहीं कि मेरे लोग बाहर राज्य में क्यों? भाई गुजरात से मेरे यहाँ क्यों नहीं आते हैं? और जो भी आते हैं वो लूट के जाते हैं। अभी भागलपुर में देख लीजिए, अडानी कंपनी को 1200 कुछ 100 कितने एकड़ जमीन देने की बात चल रही है। तो बिहार में इन लोग गुजराती को बैठाते हैं और गुजराती लोग को बिहार भी एक दिन बेच के लेके चल जाएंगे लोग। तो भाई हम लोगों के हक की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। अब ऐसी ज़रूरत है ऐसे वक्त में कि जो सच्चाई बोले उनका साथ दीजिए। मेरा सवाल ये कि सच्चे, जब आप एनडीए के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ बात आप कर रहे हैं, तो ऐसे विश्वास किस पर है फिर आप? देखिए पार्लियामेंट अगर मान के चले, पार्लियामेंट का अगर ये देखा जाए तो पार्लियामेंट में लगभग अभी 26 एमएलए मुस्लिम है। 26 एमएलए मुस्लिम, जरा मैं दर्शकों को भी कहना चाहूँगा जरा इस चीज़ को रिपोर्ट करें कि 26 मुस्लिम एमपी है। 26 मुस्लिम एमपी से 2 ही एमपी है जहां जिस क्षेत्र में 10 से 12% मुस्लिम वोटर है। 10 से 12% मुस्लिम वोटर में जीत के वो पार्लियामेंट में जाते हैं। 24 सांसद जो है वो उस क्षेत्र से जीत के जाते हैं जहां से 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, जहां से 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी इस क्षेत्र से। लेकिन नतीजा ये है कि पार्लियामेंट में कोई भी बात होती है जिसमें मुसलमानों को हस्तक्षेप करना चाहिए, मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून बन रहा है, वह सब एमपी खामोश रहते हैं। क्यों खामोश रहते हैं? अगर उस मर्द मुजाहिद अगर कोई बोलने वाला है इसके खिलाफ तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं और उन्हीं को लोग कहते हैं कि ये बीजेपी टीम। भाई नीतीश कुमार तो उनके गोद में बैठे हुए, वो तो बीजेपी टीम है, वो तो बीजेपी का काम करता है। आप उनको बीजेपी नहीं कहते हैं, लेकिन जो आपके हक की सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं आप उनको बी टीम बता रहे हैं। भाई लेकिन ऐसा होता है ना कि कई लोग मिसाल देते हैं कि जहां वो चुनाव लड़ते हैं तो वहीं बीजेपी जीत जाती है। चाहे आपका यूपी हो, कई जगह दिल्ली का चुनाव हो, मुस्तफाबाद सीट हरवा दी, ऐसा लोग कहते हैं। भाई ये वो लोग कहते हैं जो पढ़ना कम जानते हैं, रिपोर्ट देखना कम जानते हैं। रिपोर्ट देख के बात हो तो अच्छा लगे। अब मुंह में तो भाई मेरा देश मेरा है, हम इसका मालिक है, हम प्रधानमंत्री है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि रिपोर्ट जरा देखिए। अच्छा बताइए, अवैसी साहब कितने राज्यों में चुनाव लड़ते हैं? बिहार में लड़े, दिल्ली में लड़े या यूपी में लड़े ना। अब बताइए, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस को हरा देते हैं। बीजेपी और दिल्ली का चुनाव देख लीजिए आप, किसके वजह से जीता वहाँ पे? कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीता ना। अगर वो लोग जो इतना बढ़िया नारा देते हैं कि मोहब्बतों की दुकान, भाई कहाँ चले गए आपकी मोहब्बतों की दुकान? क्या लोकसभा चुनाव तक मोहब्बतों की दुकान, फिर उसके बाद अलग से राशन दुकान बना देते हैं क्या आप? भाई क्यों नहीं आप चुनाव लड़े दिल्ली में मिलकर? अगर दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ते तो केजरीवाल का सरकार रहता ना। केजरीवाल को हरवाने का काम अगर कोई किया तो वहाँ पे कांग्रेस किया। तो लोगों को ये माइंड मेकअप हो चुका है कि भाई ये कितना जगह चुनाव लड़ रहे हैं।
अभी आपको हाल ही में बता रहा हूँ कि आसाम बरहुद्दीन अजमल साहब पूर्व सांसद थे, उस सीट पे कांग्रेस प्रत्याशी दिए, मुसलमान आबादी ज़्यादा है, मुसलमान हर समय भोला भाला है, मुसलमान हर समय टोपी पहन के आया है, उस समय नेता लोग उनके ऊपर टोपी पहनाने का काम करते हैं। बरहुद्दीन अजमल साहब को हरा दिए। बरहुद्दीन अजमल कोई MIM या कोई कांग्रेस, वो खुद एक निजी पार्टी से हैं। बरहुद्दीन अजमल को हरा दिए। ये लगभग 2 महीने की पहले की रिपोर्ट देखिए, लगभग 40,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया वहाँ पे, लेकिन एक भी उसका पार्लियामेंट में एक भी वहाँ का सांसद का आवाज नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो मुसलमानों के खिलाफ कोई बोलने वाले नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई बोलते हैं तो आज हिंदुस्तान में बेखौफ बेलीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। बिहार का मामला हो तो सदर अख्तरुल इमान साहब है, बेबाकी से आवाज उठाते हैं। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप अपने चश्मा का उतारिए, अपने जो पार्टी बंदी के चश्मा को कम से हक देखिए, सच्चाई पे बात कीजिए। आज अगर नहीं जागते हैं ना तो कल आपको जगाने वाला कोई नहीं होगा। नतीजा ये आएगा कि आपकी औलाद कहेंगे हमारे पूर्वजों ने ऐसा गलती किया जो आज हम लोग को सजा मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि सब कोई अपने कम से कम सच को देखिए, सच के साथ दीजिए। अभी इस वक्त बिहार की जो राजनीतिक सियासत है, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। यहाँ से ज़्यादा पूरे बिहार से जितने भी सीटों पे चुनाव लड़ते हैं उनको यहाँ कामयाब बनाकर विधानसभा भेजने का काम करें, ताकि आपके मुस्तकबिल, आपके भविष्य के लिए आवाज़ उठा सके, आपके हक के लिए आवाज़ उठा सके, वरना आपके लिए बोलने वाले कोई नहीं है इसमें। ठीक है।